सबसे पहले आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग भी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा आप लोग और इस गर्मी में कई घंटों तक खड़े रहकर जानकारी सही प्राप्त कर देश की जनता को देने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय से मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं चली और उस बीच में जिस तरीके से ये पूरा घटना चक्र घटा, मेरे लिए भी शारीरिक तौर पर थोड़ा सा कठिन हो रहा था। हर समय हर परिस्थिति में को जानना, उसके ऊपर निर्णय लेना, उसको आप सबके सामने रखना। कई बार दवाई लेकर नहीं हिम्मत हो रही थी कि मैं खड़ा रह पाऊँ या ज़्यादा बातें कर पाऊँ। आज भी इसीलिए आप लोगों के सामने आया हूँ। आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। जो भी प्रश्न आपके मन में होंगे वो ज़रूर आप लोगों के सामने रखूंगा। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें क्लियर होंगी। लड़ाई लंबी है, कई बार हम लोग की ऐसी मुलाकातें होंगी और समय समय पर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे या जो भी अपनी तरफ से मुझे लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में जिन बातों को रखने की जरूरत होगी, वो समय समय पर आप लोगों के सामने आकर मैं उसको रखता रहूंगा। साथियों, आप सबने देखा, मैं 5 मिनट में पहले अपनी बातों को रख लूं, फिर आपके जो सवाल होंगे मैं उनको लेता रहूंगा। आप सबने देखा 8 अक्टूबर को पिताजी का निधन हुआ। उसके बाद तुरंत चुनाव में उतरने की बात आई। मेरे लिए वो एक कठिन समय था, एक कठिन घड़ी थी। एक तरफ पापा की बॉडी भी अभी हॉस्पिटल से घर नहीं आई थी और हम लोग चुनाव में उलझे रहे पूरा समय। मैं ईमानदारी से बोलूं, वो 40 दिन का लगभग का समय, 1 महीना 35 दिन का समय ढंग से घर पे घर वालों के साथ बैठ के पापा को याद करने का, उनको सोचने का वो समय ही वैसा नहीं मिल पाया। आने के बाद परिवार के साथ जरूर मैंने समय बिताया, काफी घर वालों के साथ, मम्मी के साथ, परिवार के साथ। और उसके बाद वापस हम लोगों ने कि किस तरीके से इस चुनाव में और इस चुनाव के परिणाम पर मैं एक बात जरूर बोलूंगा प्रमुखता से कि इस चुनाव में मिली लोक जनशक्ति पार्टी को जो एक बड़ी जीत हम लोग की हासिल हुई है। जीत चुनाव में, जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं तो कई बार जीत को सिर्फ और सिर्फ संख्या से आंका जाता है कि भाई आपके सांसद आपके जीत क्या है। पर मेरे लिए भी एक बड़ी जीत थी जो लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में कहा जाता था कि भैया 2%, 3%, 4% की पार्टी है, जहां हम लोगों ने लगभग 6% का मत प्रतिशत हम लोगों ने कंसोलिडेट किया। वहीं लगभग 25 लाख के करीब वोट लोक जनशक्ति पार्टी को मिला, अपार समर्थन हम लोग को मिला। और उससे भी सबसे बड़ी बात मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने किसी भी परिस्थिति में, मैंने लोक जनशक्ति पार्टी ने, हम लोगों ने अपने मुद्दों, अपने सिद्धांतों से हम लोगों ने समझौता नहीं किया। आप सबसे भी उस वक्त मेरी मुलाकातें होती थी, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड। और मुझे याद है कि आप में से कई लोग ऐसे थे कि अरे छोड़िए, आप तो से बात कर रहे हैं, जब चुनाव आएगा तो देखिएगा आप लोग सीटों का समझौता कर लेंगे, आप सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाद में आप लोग साथ में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये आप सबको भी कहीं ना कहीं इस बात का लगता था। मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम कुछ मुद्दों को लेकर गठबंधन में जो जनता दल यूनाइटेड है उनके साथ हम लोग गठबंधन में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये कारण था कि हम लोग गठबंधन से बिहार में अलग होने का पार्टी ने फैसला लिया और हम लोगों ने अलग होकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, मजबूती से हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। आज जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं निरंतर, और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी के बाद मैंने दोनों को इसी बात का सुझाव दिया। मैंने कहा कि आप लोग पुलिस के पास जाएं, एफआईआर आप लोग दर्ज कराएं, और जो सही है, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेट होगा। प्रिंस संभवतः शायद वो पुलिस के पास गए, उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज की और उसके बाद उनसे मेरी कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे उनका पक्ष नहीं पता कि उसके बाद उन्होंने क्या किया। क्या चीज? मीडिएटर का रोल अपना रहे हैं
नहीं, मैं कोई मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए मैं ऑथराइज ही नहीं हूँ। मेरे पास एक शिकायत आई, वो शिकायत मेरे पार्टी के एक सांसद के बारे में थी। मैंने पार्टी के डिसिप्लिनरी कमेटी को भी इस बात की मैंने जानकारी दी, पर हाँ, समझ में आया कि ये मैटर लीगल विषय से जुड़ा हुआ है। इसमें पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करके इसको सॉल्व कर सकती है। इसमें मेरी कहीं से तो खुद मैंने उनको पुलिस के पास जाने की मैंने बात की, तो मैं ऐसा क्यों कहूँगा? मैंने तो प्रिंस को भी मैंने बोला। चुनाव के दौरान खुद को हनुमान कहा था, देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है, तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? आपको लगता है कि मदद चाहिए? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से, तो फिर हनुमान कहेंगे और राम कहेंगे। आपको जो अध्यक्ष बनाया गया था, उसकी पार्टी ने उसी पे सवाल उठा दिया है कि कोई प्रस्ताव आता है उसके प्रस्तावक कौन थे? जब मैं अध्यक्ष बना था तो उसके प्रस्तावक कौन थे? खुद वही थे। उन्होंने ही मेरे नाम को प्रपोज किया था और इसी जगह पर ये बैठक हुई थी। आप सब मौजूद थे और वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास मौजूद हैं। जब जरूरत तो ये उन्होंने बात की, पार्टी संविधान में एक व्यक्ति एक पद का है। आपने कहा कि जेडीयू की प्लानिंग पहले से थी और ये सबके नॉलेज में है, सब विधायकों को भी नॉलेज में है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने मन बना लिया था कि क्या करें। आपके भी नॉलेज में था और पशुपति भारत ने जो स्टेप लिया वो बकायदा आपने 4 कमरों के लेटर में बता दिया। आपको नहीं लगता कि परिवार आगे आपको वक्त डायरेक्टिव एक्शन लेना चाहिए था पशुपति भारत पर? देखिए, आपने पार्टी के विरोध में आवाज उठाई। देखिए, जैसा मैंने कहा, मेरे संस्कारों में नहीं है। पापा से मैंने इतना धैर्य और सबको साथ लेकर चलने की सोच मैंने उनसे सीखी है। तभी अंतिम तक मैंने प्रयास किया। उस दिन जब मैं उनके घर पे भी गया, उस दिन की अगर मैं बात बोलूँ, मैं ईमानदारी से, मैं शारीरिक तौर पर मेरी क्षमता उतनी नहीं थी कि मैं जाऊं और वहाँ पे वो कर सकूं, बट उसके बावजूद मैंने वो प्रयास किया। मैंने अपनी तरफ से मैंने आखिर तक मैंने कोशिश की। जो आप कदम उठाने की बात कर रही हैं, जैसा मैंने कहा कि चुनाव के दौरान से ही कहीं ना कहीं आभास था, तो पार्टी के इन सांसदों के ऊपर शायद सस्पेंशन की कार्रवाई बहुत पहले हम लोगों को कर देनी चाहिए थी। पर मैंने अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की। जब तक इन लोगों ने सामने से, मैं सही बोलूं, मैं जरूर बोलूंगा, मेरे पापा का निधन हो गया। पापा अब नहीं है। मेरे छोटे चाचा का भी निधन हो गया। पार्टी में सेकेंड जनरेशन हम लोग हैं, पर पहली जनरेशन में अगर कोई है हम लोग ले, मैं मेरे अपने भाइयों की बात कर रहा हूँ, चाचा ही थे। पापा के बाद में उनमें पापा की छवि देखता था और मुझे विश्वास था कि शायद वो मार्गदर्शन करेंगे, जैसे पापा हम लोग को साथ लेकर चले, वो भी लेकर चलेंगे। मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। चिराग जी, क्या नीतीश कुमार को सीधे आप जिम्मेदार मानते हैं आपकी पार्टी में फूट के लिए? और दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी के नेताओं को पूरी तरह से क्लीन चिट देते हैं जो आपकी पार्टी के अंदर, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन दूसरी तरफ तो आप जेडीयू के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नीतीश कुमार मैं एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जब आप बोलते हैं नीतीश कुमार जी को आप सीधे जिम्मेदार, कहीं ना उसमें मेरे पक्ष को कमजोर आंका जाता है। मैंने चुनाव में भी इस बात को हमेशा कहा कि मेरा नीतीश कुमार जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मैं उनके मुद्दों का विरोध करता हूं। क्यों का मैं विरोध करता हूं? आज भी मैं इस बात को मैं कैसे बोलूं कि उनकी सीधी भूमिका है, बट हाँ, जिन नेताओं की सीधी भूमिका है वो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं। तो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर आपकी भूमिका है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी बनती है, और वो उस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो इसीलिए, और जहां तक रही बात किसी को क्लीन चिट देने की, मैंने कहा मैं तो फिलहाल अभी इंटरनली इन बातों को मैं सुलझा रहा हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी का ये इंटरनल मैटर है, मैं इंटरनली इसको मैं सुलझा रहा हूँ। आने वाले समय में अगर किसी से बात करने की जरूरत पड़ेगी, किसी प्लेटफॉर्म पे इन बातों को डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी किया जाएगा। स्वाति पटेल का नाम क्यों लिखा? क्यों किया जो अपने आदरणीय चाचा जी को आपने पत्र लिखा? वो सवाल पूछ रहे। दूसरा ये कि जब आपने ये कह दिया था ये लीगल मामला है, आप लोग दोनों पुलिस के पास चले जाइए, तो फिर आपने पत्र में क्यों नाम लिखा और आपने कोई कार्रवाई की? मैंने ये पत्र शायद 29 मार्च को मैंने पत्र लिखा था, होली के दिन मैंने पत्र लिखा था।
इस पत्र को लिखते वक्त इस पत्र को कभी सार्वजनिक किया, कभी नहीं किया। कल भी जब मैंने इस पत्र को अपने ट्विटर हैंडल से जब मैंने इसको अपलोड किया, उसमें मेरी इंटेंशन इनके बारे में या इनके विषय को साझा करने की नहीं थी। ये एक संजोग ऐसा था कि पूरे उस 4 पन्ने के पत्र में एक विषय ऐसा आया, एक पैराग्राफ ऐसा आया जहाँ पे इनके उस घटना चक्र का भी जिक्र था। उसको अपलोड करने के बाद जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली कि संभवतः उनका नाम गया है इसमें, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को खुद समझते हुए तुरंत मैंने वहां से उसको विड्रॉ किया, उनके नाम को मैंने अनमार्क किया। बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि इससे पहले वो खुद ही सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे इस बात के लिए प्रवोक करने का उन्होंने प्रयास किया कि आप उस पत्र को आप साझा करें, पर मुझे जब अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो मैंने उसमें से उनका नाम को मैंने हटाया। मेरी इंटेंशन उनके वाक्य के बारे में चर्चा करने की नहीं थी। कल मेरी इंटेंशन इस पूरे घटना चक्र, जो कि मेरे लिए एक बड़ा विषय है, मेरी पार्टी में जिस तरीके से टूट हुई, उस बात में मेरी भूमिका कहा, व्यक्तिगत तौर पर भी एक भतीजे के नाते मेरी क्या भूमिका रही, उसको साझा करने की थी अपने समर्थकों के साथ। ज्यादा जो तो क्लियर किए, आपके जो भाई हैं, तो आपने उनका प्रेसिडेंट बनाया, एक ट्वीट माना जाता था, उनकी व्यवहार के ऊपर आपको क्या लगता है? मैं दुखी हूँ बहुत ज्यादा। मेरा छोटा भाई नहीं, मेरे बेटे के समान रहा है वो। मुझे याद है बचपन में मैं उसको बायो, केमिस्ट्री ये सब मैं पढ़ाता था, तो मेरे लिए प्रिंस कभी ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में। व्यक्तिगत तौर पर बहुत हर्ट हूँ, बहुत दुखी हूँ। पर जैसा मैंने कहा कि मेरी दोहरी भूमिका है, जहाँ पे एक परिवार की बात है, वहीं पार्टी को भी संजोकर, संभाल कर, आगे बढ़ा के, पार्टी की नीतियों के साथ बिना कोई समझौता किए हुए, पार्टी की नीतियों के साथ, पार्टी के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ाकर लेकर जाने की भी भूमिका मेरी है। मैं